हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और इसके साथ साथ मेरे साथ में आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है और आप अपने नोट्स इनके साथ में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। और आज जिस चैप्टर के बारे में, या मैं ये कहूं कि जिस चैप्टर को हम लोग अभी तक देख रहे हैं, वो है हमारा सेल। ओके, सेल में हम लोगों ने बहुत डिटेल में जाकर के स्टडी करी है। एक एक सेल ऑर्गेनल को हमने बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन फिर भी हमारे पिछली क्लास में एक सेल ऑर्गेनल रह गया था जिसका नाम था प्लास्टिड। ओके, तो आज हम प्लास्टिड के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग फटाफट से क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आपको प्रेस कर देना है बेटा, फटाफट से। ओके, हो गया। और अभी तक अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर प्रॉब्लम चल रही है या नहीं चल रही है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि हम लोगों को क्या करना है, गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में आप लोगों को, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं, आप जो भी एप्लीकेशंस वगैरह यूज करते हो, सेम उसी की तरह ये एप्लीकेशन यूज करना है बेटा। और टेलीग्राम को आप जैसे ही डाउनलोड कर लोगे तो 9th क्लास के लिए जो पाथ बना हुआ है वो है t.me/ttb009। ओके, जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करते हो तो यहाँ पे जो हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस जबरदस्त कर सकते हो। तो फटाफट से अपना अपना कोड देख सकते हैं आप। जैसे 6th क्लास की अगर मैं बात करता हूं तो TTB06 है, 7th क्लास की TTB07, TTB08, TTB009 है बेटा। 9th क्लास वालों के लिए डबल टाइम 0, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 10th क्लास के लिए तो वो TTB010। क्लियर, आप इजीली हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके होंगे और वहां पे जो भी आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, और जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे जो एग्जांपल नजर आ रहा है वो है 6th क्लास के लिए। आपको अपनी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जिसमें आप लोगों को मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस एंड पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स। इसके अलावा मैं बात करूं तो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले। इसके अलावा हमारा जो पर्सनल अटैचमेंट आपको मिल ही रहा है, जैसा कि जिन बच्चों ने हमारे साथ में, मैं ये कहूं कि जिन बच्चों ने हमारे साथ में सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनकी जो क्वेरीज होती हैं वो व्हाट्सएप पे किस तरीके से हम लोग शॉर्ट आउट कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी उनको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो उनको हम लोग एक पर्सनल अटैचमेंट देख करके उनकी क्वेरीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़े तो देखिए आप लोगों को क्या करना है बेटा, बाय नाउ पे क्लिक करना होगा। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप इस वाले डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे, प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ चुके होंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है 30% डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आप लोगों को एक सिंपल सी चीज यूज करनी है, वो है VR लाइव। क्या? VR लाइव। ये वाला कोड जैसे ही आप यूज करोगे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। और 9000 में से 30% डिस्काउंट होने के बाद में आप जैसे ही बाय पैकेज करते हो जो पेबल अमाउंट होगा वो होगा 6300। कितना होगा? 6300 हो जाएगा और आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो। फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर नजर आ रहे हैं 9549041111। आप यहाँ पे आप कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। ओके, फटाफट से देख लीजिए बेटा। 2700 जो होंगे आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, और यहां पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज के लिए भी नजर आ रहा होगा बहुत जल्दी। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट जो हम आज देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से, मैं आप लोगों के साथ में बायोलॉजी पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ओके, फटाफट से
I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. चलें आगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक प्लास्टिड। देखो अभी तक हम लोगों ने सेल के अंदर सभी चीजों को कवर कर लिया है, लेकिन हमारा जो एक टॉपिक था जिसका नाम था प्लास्टिड वो स्किप हो गया था। ठीक है, तो आज हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लास्टिड क्या होते हैं, प्लास्टिड का क्या फंक्शंस होता है। ठीक है, प्लास्टिड के बारे में अगर हम बात करें, प्लांट्स एंड some protists have several types of double membrane bound organelle called plastid। देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है प्लास्टिड। क्या होता है? प्लास्टिड जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कहने का मतलब उनकी जो बाहर की जो बाउंड्री है, बाहर की जो लेयर है वो कितने लेयर में होंगी? वो 2 लेयर में प्रेजेंट होगी। ओके, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? कुछ प्लांट्स, मतलब सभी प्लांट्स में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। प्लांट्स की तो मैं आप लोगों से बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। ठीक है, प्लांट्स में तो होगा ही होगा, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही होती है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है वहां पे कौन हेल्प करते हैं? क्लोरोप्लास्ट तो हेल्प करते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है क्या? एक तरीके से प्लास्टिड का जो टाइप है ना। प्लांट्स हैं और सम प्रोटिस्ट हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। बेटा अपन बात करते हैं प्लास्टिड्स के टाइप के बारे में, तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को पता होगा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है प्लांट्स के अंदर, जिस प्रोसेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, जिस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा है, जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं, तो वहां पे कौन हेल्प करता है? क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल, और किसमें हेल्प करेंगे? प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्रोमोप्लास्ट। देखो बेटा आप लोगों को पता होगा कि फ्लावर की मैं बात करूं, फ्रूट्स की मैं बात करूं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा तो पिगमेंट होगा जो इनको कलर प्रोवाइड कर रहा होगा। जी, हम यही तो कह सकते हैं ना कि यार ऐसा थोड़ी ना है कि अपने आप ही कलर आ रहा है, तो वो जो कलर प्रोवाइड करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है उसे कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्या कहा जाएगा? क्रोमोप्लास्ट, चाहे वो फ्लावर हो चाहे वो फ्रूट्स वगैरह हो। नेक्स्ट हमारे पास में जो प्लास्टिड है वो है ल्यूकोप्लास्ट। देखो ये होता है कलरलेस। ये क्या होता है? कलरलेस होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि किसमें हेल्प करेगा? स्टोर न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। और इसके भी फर्दर 3 टाइप होते हैं, एक होता है एमिलियोप्लास्ट, दूसरा होता है एलियोप्लास्ट और थर्ड होता है एलिडोप्लास्ट। अब एमिलियोप्लास्ट जो होता है वो किसको स्टोर करेगा? स्टार्च को। एलिडोप्लास्ट की अगर अपन बात करें तो फैट को। नेक्स्ट एलिडोप्लास्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये किसको स्टोर करेगा? प्रोटीन को स्टोर करेगा। फटाफट से लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। हो गया? लिख लो बेटा, फटाफट से लिख लीजिए। हो गया क्या?
आई होप अभी तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं प्लास्टिड, जो प्लांट्स के अंदर रह करके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कहने का मतलब अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करता हूं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम लोग आगे देखेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी, तो क्लोरोप्लास्ट की बहुत अहम भूमिका होती है। क्रोमोप्लास्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो फ्लावर नजर आ रहे हैं उसके पीछे किसका या कौन रेस्पॉन्सिबल है, क्रोमोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। और स्टार्च, फैट, प्रोटीन को जो कंटेन कर रहे हैं उसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ल्यूकोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट से हमारे टॉपिक पे आते हैं। देखो क्लोरोप्लास्ट हम पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आपको स्ट्रक्चर पहले यहाँ पे देखिएगा आप एक बार स्ट्रक्चर देखो। अगर हम देखें तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट कैसी स्ट्रक्चर होती है, हम लोग पहले ही देख के आ चुके हैं कि प्लास्टिड में हमने जब देखा था तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। जब इसके 3 टाइप हैं तो तीनों के तीनों टाइप भी कैसे होंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। बाहर वाली जो आपको डार्क ग्रीन कलर में नजर आ रही है उसे कहा है हमने आउटर मेम्ब्रेन, और जो आपको हल्के कलर में नजर आ रही है वो है हमारी इनर मेम्ब्रेन। बाहर वाली को हमने आउटर मेम्ब्रेन कह दिया और बाहर अंदर वाली मेम्ब्रेन को हमने इनर मेम्ब्रेन कह दिया, ठीक है। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहा जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब एक बार बताओ, जब इसके अंदर के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है बेटा, फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्या होता है, फ्लूइड होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाएगा, स्ट्रोमा कहा जाएगा। और इसके अंदर देखो आप, अगर हमारे पास में कई सारे कोइन हो, अगर हमारे पास में बहुत सारे कोइन हो और अगर हम उन कोइन के ऊपर कोइन के ऊपर कोइन रखते चले जाएं तो आपको ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, है ना। अब इन कोइन को सभी को मिलाकर के कहा जाएगा ग्रेना, और अगर मैं एक बंडल की बात करूं तो उसे कहा जाता है ग्रेनम, ठीक है। अब ये जो कोइंस होंगे ना बेटा, ये कोइंस एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होते हैं, उसे कहा जाता है स्ट्रोमल लेमिला, ओके। अब आपका मन करा कि सर मैं एक कोइन को उठा करके देखना चाहता हूं तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाता है बेटा थाइलेकोइड, और इस थाइलेकोइड के अंदर ही होती है फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस, ठीक है। फटाफट से एक बार इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। बना लीजिए फटाफट से। बना लिया बेटा। क्लियर है। अब यहाँ पे इसके पास में जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, हम ऑलरेडी इस स्ट्रक्चर को देख करके आ चुके हैं, है ना। हम लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में स्टडी करी है। तो ये जो सेल आपको नजर आ रही है ये क्या है बेटा, ये है प्लांट सेल, ठीक है। बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहा जाएगा, सेल वॉल, ओके। उसके अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहा जाएगा, प्लाज्मा लेमा। और आप लोगों को पता है वैक्यूल्स हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था, जो वैक्यूल्स होते हैं वो इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही होगी, इनमें जो साइज होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स अपना फूड खुद ब खुद बना लेते हैं, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा वो है क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, वही स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे देखी है, ठीक है। फटाफट से अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है बेटा, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसका। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है, अब बना लीजिएगा इसको। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से प्लांट्स का जो कलर है वो ग्रीन हुआ है, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से हुआ है। अब आप कहोगे सर हमने तो क्लोरोफिल पढ़ा है। अरे भाई एक बार बताओ, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसको कंटेन करता है, क्लोरोफिल को कंटेन करता है। किसको कंटेन करता है बेटा, क्लोरोफिल को कंटेन करता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन एंड मोस्ट ऑफ एनर्जी ग्लूकोज। जो ग्लूकोज वगैरह बनेगा इसी में बनेगा, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी लेक क्लोरोप्लास्ट हैव loosely arranged membrane in the cytoplasm in the form of sac of typically unit membrane called lamella। क्या कहा जाएगा, लेमिला का। मैंने आप लोगों को बता दिया, लेमिला का मतलब सिंपल सी बात है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। लेमिला क्लोरोप्लास्ट हो गया। बस हमारा प्लास्टिड ही बचा हुआ है, प्लास्टिड के बाद में फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह को अपन देखेंगे, है ना। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर्स तो हम लोगों ने देख ली है, लेकिन एक बार बताओ, अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे बेटा, फटाफट से देखते हैं। जो आउटर कवरिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैज एन envelope composed of 2 unit membrane made up of lipoprotein। किससे मिलकर के बनी होती है, लिपोप्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। अभी लिखना मत, बस समझते चले जाना। स्ट्रोमा की हम बात करें, स्ट्रोमा क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इट इज अ ग्रैन्युलर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ऑल्सो कोल्ड एज मैट्रिक्स। देखो स्ट्रोमा को और क्या कहा जा सकता है, मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो कोल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ग्रेना, मैंने आप लोगों को बताया था, जो बहुत सारे कोइंस थे उनको मिलाकर के क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा ग्रेना। और अगर एक बंडल को मैं उठा लूंगा तो उसे कहा जाएगा ग्रेनम। क्या कहा जाएगा, ग्रेनम। इट कॉन्स्टिट्यूट द लेमुलर सिस्टम। These are found layered on top of each other. These stakes are called grana। क्या कहा जाएगा बेटा, ग्रेना कहा जाएगा। Each granum, देखो हम लोग ग्रेनम पढ़ करके आए ना, ग्रेनम जो होता है वो 10 से लेकर के 100 राउंडेड में होगा, ओके। और अगर हम एक कोइन को उठा लें तो उसे कहा जाएगा थाइलेकोइड। क्या कहा जाएगा, थाइलेकोइड। Each थाइलेकोइड ऑफ ग्रेना लेमिला क्वांटासोम्स। देखो जो थाइलेकोइड है, जो एक कोइन है, उस कोइन में क्या होते हैं, क्वांटासोम्स। और क्वांटासोम्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस यूनिट होती है, मतलब फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लस प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ओके। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रक्चर को भी देख लिया है और उसके बारे में पढ़ भी लिया है। फटाफट से आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा बेटा, ओके। देखो सिंपल सी बात है कि भाई अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो जाएगी। कैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो जाएगी। और इसके अलावा उसके अंदर क्या होते हैं, लेमुलर सिस्टम होता है कोइन का, उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रेना कहा जाता है। और एक को क्या कहा जाएगा,
उसे कहा जाएगा ग्रेनम। ओके, और एक कोइन की अगर मैं बात करता हूं तो उसे कहा जाता है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड किसको कंटेन करता है? क्वांटाजोन्स को। क्वांटाजोन्स में क्या होते हैं? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में क्या होगा? फोटोसिंथेटिक प्रोसेस प्लस जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड हो रहा है उसके पीछे भी कौन है? क्लोरोफिल ही होते हैं। क्लियर है? फटाफट से लिखो यार। हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एक बार अपन देख लेते हैं। देखो फंक्शंस की अगर अपन बात करें, स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। टेंशन वाली कोई बात नहीं है सर, ये डार्क रिएक्शन क्या होती है, ये लाइट रिएक्शन क्या होती है। बेटा आप अभी 9th क्लास में हो, 9th क्लास के बाद में जैसे ही आप 10th क्लास में आओगे वहां पे अपन इसको और भी डिटेल में देखेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या होती है और डार्क रिएक्शन क्या होती है। बात को समझना, जो स्ट्रोमा होता है, जो यहाँ पे आपको फ्लूइड नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रोमा है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये होता है डार्क रिएक्शन के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा? डार्क रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और डार्क रिएक्शन किस प्रोसेस में होगी? देखो फोटोसिंथेसिस के लिए मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, दो टाइप की रिएक्शंस होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होता है प्लांट्स के अंदर, वो दो रिएक्शंस होती हैं या दो प्रोसेस होती हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये हम पहली बार देख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डार्क रिएक्शन जो होगी वो कहां होगी? स्ट्रोमा के अंदर। ओके, और लाइट रिएक्शन जो होगी वो कहां होगी? ग्रेना के अंदर। अब ग्रेना में आप लोगों को पता है ग्रेनम, ग्रेनम किन से मिलकर के बने हुए हैं? एक एक थाइलेकोइड से मिलकर के बने हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लाइट रिएक्शन है, ये देखो लाइट रिएक्शन है, वो कहां होगी? ग्रेना के अंदर होगी। फटाफट से बना लो इसको, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उतार लीजिए, है ना। ये हमारी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे चलें फटाफट से। अब हमने प्लास्टिड के 3 टाइप देखे थे, जिसमें से हमारा क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट हो चुका है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में, और जो लास्ट होगा हमारा वो होगा ल्यूकोप्लास्ट। देखो क्रोमोप्लास्ट की अगर अपन बात करते हैं, ये कैसा होता है बेटा? ये एक कलर्ड प्लास्टिड होता है। कैसा प्लास्टिड होता है? कलर्ड प्लास्टिड होता है। कहने का मतलब ग्रीन कलर नहीं है, अदर देन ग्रीन। देखो पहले लिखा हुआ है, ग्रीन कलर नहीं हुआ, क्योंकि ग्रीन कलर के लिए तो कौन रेस्पॉन्सिबल हो गया? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। ठीक है, नहीं तो उन दोनों में लड़ाई हो जाएगी, भैया तू ग्रीन कलर कैसे ले रहा है, ठीक है ना। तो ये जो अदर कलर होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, द रेड कलर ऑफ राइप टोमेटो इज द रिजल्ट ऑफ क्रोमोप्लास्ट। मतलब जो रेड कलर प्रोवाइड हो रहा है टोमेटो को, उसके पीछे भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? क्रोमोप्लास्ट है। अपन बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, लेकिन ये स्टोर करने का काम करते हैं। इनको स्टोर करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स फाउंड इन अंडरग्राउंड प्लांट्स पार्ट विच आर नॉट एक्सपोज्ड टू द लाइट, दे स्टोर फूड मटेरियल। अगर इनके टाइप की अपन बात करें, एमिलोप्लास्ट है जो स्टार्च को स्टोर करेगा, एलियोप्लास्ट जो होता है वो फैट को और एसेंशियल ऑयल को करेगा, और प्रोटीनोप्लास्ट भी कहा जा सकता है या एलेरोप्लास्ट भी कहा जा सकता है, ये प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। फटाफट से उतार लीजिए एज इट इज। ठीक है, ये आज हमारा प्लास्टिड वाला पार्ट भी हो जाएगा कंप्लीट।
एज इट इज उतार लीजिए बेटा। हो गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखो अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्लांट्स का ग्रीन कलर है, अभी वो बताओ, आप आपके घर पे रह रहे हो, ठीक है, अब आपके घर में बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, तो मैं आपसे कहूंगा या आपसे कोई पूछेगा आपकी क्लोरोप्लास्ट कहां है घर पे, अब किसी ने और ने कहा कि वो तो कमरे में है। अरे तो घर और कमरा अलग अलग थोड़ी ना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि सर क्लोरोप्लास्ट आंसर लगाएंगे क्लोरोफिल आंसर लगाएंगे। अगर क्लोरोफिल है तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो आंसर होगा वो होगा क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फिर हमारा आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। फटाफट से क्लोरोफिल के बारे में अपन देखते हैं। दीज आर द ग्रीन पिगमेंट्स, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, ये भी हम लोगों ने देख लिया है बेटा। दे आर फाउंड इन ग्रीन लीव्स, बिल्कुल सही बात है। इन अ मैक्सिमम अमाउंट एज वेल एज in other green aerial part of the plant there are 6 different types of chlorophyll, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, A, B, C, D, E and bacteriochlorophyll. Amongst them chlorophyll A and chlorophyll B are the most commonly occurring in chlorophyll. मतलब ए और बी जो होते हैं वो तो आपको क्लोरोफिल के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब हम ये कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़े। वैसे तो हम लोगों ने देखा हुआ है, फटाफट से एक बार फोटोसिंथेसिस को अपन देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की चर्चा हुई है तो फोटोसिंथेसिस हम एक बार देखेंगे। देखो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है ना, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायर्ड होती है वो होता है H2O और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी, सोच करके बताओ आप एक बार। हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और रेस्पिरेशन जब हम कर रहे हैं तो एयर ले रहे हैं और बदले में एयर ही रिलीज कर रहे हैं। लेकिन हम जो एयर ले रहे हैं उस एयर में ओनली ऑक्सीजन का यूज कर रहे होते हैं, और जो एयर रिलीज कर रहे हैं उसमें CO2 ज्यादा होती है। तो वो जो CO2 होगी जो एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है वो कौन यूज करेंगे, प्लांट्स यूज करेंगे एज अ रॉ मटेरियल। एज अ रॉ मटेरियल कौन यूज करेंगे, प्लांट्स यूज करेंगे, और बदले में हमें क्या देंगे, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सही बात है। एनवायरमेंट की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, वहां से करेंगे। अब ये जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से करेंगे, तो प्लांट्स की जो लीफ होती है, प्लांट्स की जो लीफ होती है, इन लीफ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा होते हैं ये क्लोज और ओपन होते रहते हैं, मतलब ओपन और क्लोज होते रहते हैं, ठीक है। अब ओपन और क्लोज होने के पीछे कोई ना कोई तो ऐसी सेल होगी जो रेस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल सही बात है। वो होती है गार्ड सेल। क्या होती है, गार्ड सेल, जो आपको नजर आ रही होगी, ये बीन शेप आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, ठीक है। इसे कहा जाता है गार्ड सेल। क्या कहा जाएगा, गार्ड सेल कहा जाएगा। और ये जो गार्ड सेल होती है ये सनलाइट की प्रेजेंस में ओपन और क्लोज होती रहती है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये तो स्टोमेटा जो है ओपन है और ये क्लोज है। अब ये जो बीन शेप है इसे हमने क्या कहा है,
सॉरी गार्ड सेल, और गार्ड सेल की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको अभी जस्ट हम लोग देख करके आए हैं। वही चीज यहाँ पे देखना बेटा, ये तो क्या है, ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है। क्लियर, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी वो है H2O, कहने का मतलब वाटर। अब वाटर कहां से मिलेगा, हम लोग 6th क्लास पढ़ करके आए हैं, 7th क्लास पढ़ करके आए हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रूट्स के थ्रू क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। अब ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। तो वाटर की अगर अपन बात करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ओके। और इसके लिए एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसे कहा जाता है जाइलम, ओके, जिसे कहा जाता है जाइलम। जाइलम जो होता है वो जल का कंडक्शन करता है, जल को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जल के एब्जॉर्प्शन। अब एक बात बताओ सॉरी, रॉ मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया है और रॉ मटेरियल में वाटर भी आ गया है। अब क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में और इसके अलावा जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर रहा है क्लोरोफिल को, ये दोनों के दोनों मिलकर के क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि ग्लूकोज बनेगा, प्लस इसके अलावा ऑक्सीजन गैस जो होगी वो हमारे काम में आ जाएगी। देखिए ये तो H2O है, ठीक है, ये तो रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, ओके, और ये एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है। ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करेंगे, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, ग्लूकोज बनाएंगे। और साथ में क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो हमारे काम आ रही है उसको रिलीज करेंगे। फटाफट से देख लीजिए इसको, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच सम बैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्ट यूज द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूस शुगर, कहने का मतलब ग्लूकोज, which cellular respiration convert into ATP, the fuel used by all living things. The conversion of unusable sunlight energy into usable chemical energy is associated with the action of green pigment known as chlorophyll, जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर रहा है। Most of the time the photosynthesis process uses water and release the oxygen, जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को नीचे नजर आ रहा होगा, 6 मॉलिक्यूल तो क्या है, वाटर के हैं, प्लस 6 मॉलिक्यूल किसके हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, कहने का मतलब ग्लूकोज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और प्लस इसके अलावा 6 मॉलिक्यूल किसके आ रहे हैं हमारे पास में, ऑक्सीजन के आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फटाफट से उतार लीजिए इसको एक बार। हो गया, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए सेल वॉल के बारे में फटाफट से हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। सेल वॉल की अगर मैं बात करता हूं तो प्लांट सेल जो होती है या प्लांट्स की जो सबसे बाहर की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे कहा जाता है सेल वॉल, और प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उन दोनों में प्रेजेंट होती है। और जो लिविंग मॉलिक्यूल्स की अगर अपन बात करें, ये जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या करेगी, उनको ट्रांसफर करने का काम करेगी, ठीक है। ये होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम बात करें साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म, ओके। किसमें हेल्प करेगा, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस एंड इज द साइट फॉर मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है उसे कहा जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट न्यूक्लियोलस, ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स की अगर अपन बात करें, जो क्या करता है, डीएनए विच हेल्प द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करें, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस हो रही है, कहने का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, किस प्रोसेस के थ्रू, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्या करते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन का क्या करेंगे,
सिंथेसिस करेंगे। गोल्जी बॉडी की अगर अपन बात करते हैं, जो लिपिड और प्रोटीन बने हैं उनका पैकेजिंग का काम होगा, ठीक है। लाइसोसोम की अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या कंटेन करते हैं बेटा, ये कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो क्या करेंगे, डैमेजेस वगैरह या रिपेयरमेंट का वर्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, लाइसोसोम के बाद में दोबारा से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, वापस एक बार देख लेते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन, दे हेल्प डिस्ट्रॉय द फॉरेन बॉडीज एंड रिमूव वॉर्म आउट एंड ओल्ड सेल्स। नेक्स्ट हम बात करें सेंट्रोसोम। क्या हम लोगों ने नेक्स्ट इससे पिछली क्लास के अंदर देखा था सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल के बारे में? हाँ बिल्कुल देखा था। जो होता है कहां पे होगा, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। वैक्यूल्स की अगर अपन बात करें, जो क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा साइट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। प्लास्टिड जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। दे प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर, जैसा कि हम लोगों ने देखा ना क्रोमोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट तो हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से समरी के बारे में देखते हैं कि सेल की जो डिस्कवरी है, या सेल जो है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है हमारी बॉडी के अंदर। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल, बायोलॉजिकल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हम बात करें रॉबर्ट हुक के बारे में, तो रॉबर्ट हुक साहब ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी 1665 के अंदर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हैव सेल्स दैट प्रिमिटिव इन स्ट्रक्चर आर नोन एज प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब सिंपल सी बात है प्रिमिटिव सेल, ठीक है, जो डेवलप्ड नहीं है। यूकैरियोटिक की अगर अपन बात करते हैं तो एडवांस सेल होती है, ठीक है। एवरी लिविंग सेल जो होती है, अगर हम बात करें, उसका जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस क्या होता है, एज अ ब्रेन होता है। हम ये कह सकते हैं हेडक्वार्टर ऑफ द सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। क्लियर। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, गोल्जी बॉडी की अगर हम बात कर चुके हैं पहले भी, वापस से यहाँ पे आ चुका है हमारे पास में। इट हैज अ पैकेजिंग यूनिट दैट मॉडिफाइड पैकेज एंड सीक्रेट वेरियस मटेरियल। और आप लोगों को पता है जो लाइसोसोम बन रहे हैं वहां पे कौन हेल्प करता है, गोल्जी बॉडीज ही हेल्प करती है ना बेटा। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटीन फैक्ट्री को, जो या प्रोटीन फैक्ट्री के बारे में अपन बात करें तो वो क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। स्टोरेज ऑफ द सेल वेस्ट टॉक्सिक मटेरियल एंड सेल शेप अकर in vacuole which a non-living cell organelle. A plant cell is way different from an animal cell because it has photosynthetic mechanism. बिल्कुल सही बात है। एनिमल सेल और प्लांट सेल इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि एनिमल सेल में क्या होता है, हम खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन प्लांट सेल में ऐसा कोई सीन नहीं होता। क्लियर। आगे बढ़े फटाफट से, तो यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा सेल की अगर अपन बात करें तो पूरा का पूरा एक मैप, ठीक है, और उस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनल क्या क्या काम करेगी। देखो, सेल एंड माइक्रोस्कोप की अगर अपन बात करते हैं, हम सेल थ्योरी देख चुके हैं, है ना। सेल थ्योरी में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, आप लोगों को पता है कि एमजे स्लाइडेन, एमजे स्वान वगैरह, ठीक है, ये सब के सब आए थे, टी स्वान और एमजे स्लाइडन वगैरह वहां पे आए थे। माइक्रोस्कोप की अगर अपन बात करें, सबसे बहुत सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप हुआ करता था उस टाइम पे, क्या हो गया, देखो उस टाइम पे क्या था, बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ करता था। सेल साइज भी हम लोग देख चुके हैं और टाइप्स ऑफ सेल भी हम लोग देख चुके हैं। यूनिसेल्युलर क्या होता है, मल्टीसेल्युलर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होता है। सेल वॉल के बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म की अगर मैं बात करता हूं, सारा का सारा जो लिक्विड होता है उसे मिलाकर के क्या कहा जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की अगर मैं बात करता हूं तो ब्रेन ऑफ द सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे कहा जाता है। अब आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त चीज वो ये कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स होती हैं या डबल मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनल होती हैं वो कौन कौन सी हैं, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है प्लास्टिड। ध्यान रखिएगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कौन सी होती है। मान लीजिए आपके पास में 4 ऑप्शन आ जाए, 4 ऑप्शन में से आप लोगों के पास में अगर माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप अपना आंसर क्या बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में अगर प्लास्टिड आता है तो प्लास्टिड। और अगर मान लीजिए सी ऑप्शन आपके पास में ए एंड बी दोनों आता है तो दोनों के दोनों हो जाएंगे, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल मतलब मेम्ब्रेन ही नहीं है तो वो होते हैं राइबोसोम। क्या होंगे बेटा, राइबोसोम्स होंगे। नॉन लिविंग ऑर्गेनल की अगर अपन बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, वैक्यूल।
ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक ही ऑर्गेनल, एक ही जो है वो हम बात कर सकते हैं मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कौन कौन सी होंगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, ER है ना, गोल्जी बॉडीज हो जाएंगी, लाइसोसोम हो जाएंगे, पैरोक्सिसोम्स हो जाएंगे और ग्लाइऑक्सिसोम्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, फटाफट से एज इट इज उतार लीजिए। सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन, नॉन लिविंग ऑर्गेनल कौन सी होगी, सबके बारे में फटाफट से उतार लीजिए एक बार। क्लियर है? आगे बढ़े फटाफट से। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंट होते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत इजीली क्लियर हो रहा होगा। फटाफट से देख लो एक बार। सॉरी, एनिमल सेल क्या होगी, प्लांट सेल क्या होगी, यहाँ पे आपको इजीली नजर आ रहा होगा बेटा। हम लोग बहुत सी बार क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। देखो प्रोकैरियोटिक की अगर अपन बात करते हैं, जो न्यूक्लियर बॉडी होगी किसमें, प्रोकैरियोटिक के अंदर, वो कैसी होती है, अनडेवलप होगी। यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। माइटोसिस की अगर अपन बात कर सकते हैं तो यहाँ पे कोई माइटोसिस नहीं होगा, यहाँ पे माइटोसिस मिलेगा ही मिलेगा। डीएनए की अगर अपन बात करते हैं सिंगल क्लोज लूप होगा। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल क्रोमोसोम्स होंगे। रेस्पिरेटरी की अगर अपन बात करते हैं तो कहाँ पे होगा, प्लाज्मा के अंदर। और यहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। फोटोसिंथेटिक अपैरेटस की अगर हम बात करते हैं इन इंटरनल मेम्ब्रेन, और ये क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स की बात कर रहे हैं अपन, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करता हूं तो एब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। और राइबोसोम्स के टाइप की अगर अपन बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होंगे, 70s, और यूकैरियोटिक के अंदर क्या होंगे, 80s। ओके, फटाफट से उतार लीजिए एज इट इज। हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट देखिए, एनसीईआरटी के हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक्स डाउन। तो वहां पे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, याद है, इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन देन सेल विल नॉट बी एबल टू एक्सचेंज मटेरियल। और हम जानते हैं कि जो मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा होता है, तो हम लोगों ने वहां पे एक चीज पढ़ी थी, परमिएबिलिटी, सेमी परमिएबिलिटी और सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी, याद है? ठीक है। तो और मटेरियल का क्या होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, तो होगा क्या, therefore the protoplasmic material will be disappear and cell will die। और सेल जो होगी वो मर जाएगी। कहने का मतलब ये, ना तो डिफ्यूजन होगा ना ऑस्मोसिस होगा, और सेल जो है वो मर जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4 पे अपन आते हैं। What would happen to life of a cell if there was no Golgi apparatus? अगर Golgi apparatus नहीं है तो क्या होगा, बताओ। Golgi apparatus has the function of storage, modification and packaging of the products. If there is no Golgi apparatus, then the packaging and transporting of material synthesized by cell will not happen। भाई एक एक सेल ऑर्गेनल का पर्टिकुलर कोई ना कोई फंक्शन बना हुआ है। अगर एक भी सेल मेम्ब्रेन में से, अगर हम बात करें कि सेल के अंदर से एक भी सेल ऑर्गेनल अगर गायब हो जाएगी तो चक्कर पड़ जाएगा। वही बात फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 5 के अपन बात करते हैं, विच ऑर्गेनल इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि आप लोगों को पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, एटीपी प्रोसेस करता है। और एटीपी क्या होता है, एनर्जी की करेंसी होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द
सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, वापस से यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन रिपीट हो गया है। लिपिड्स जो होते हैं वो SER के थ्रू होंगे और प्रोटीन्स जो होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, RER के थ्रू होते हैं। क्लियर? क्योंकि आप लोगों को पता है जो RER होता है उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। जो अमीबा होता है वो अपना फूड किस तरीके से गेन करता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था फेगोसाइटोसिस, है ना, और सूडोपोडिया हम लोगों को दिख चुके हैं। तो आप लोगों के सामने फटाफट से आंसर है एज इट इज उतार लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। अमीबा जो होता है सूडोपोडिया फॉर्म करेगा। देखो जो अमीबा होता है उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर शेप है, ठीक है। ये इसके पास में न्यूक्लियस है, ओके। अब देखना आप, ये जो फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल इसके पास में आएगा। अब ये जो फूड पार्टिकल आ रहा है तो ये क्या करेगा, इसके पास में धीरे 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 ये सूडोपोडिया फॉर्म करेगा। देखो ये सूडोपोडिया फॉर्म कर रहा है, ये है फूड पार्टिकल, ये सूडोपोडिया फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, सूडोपोडिया फॉर्म कर रहा है ना। अब जैसे ही सूडोपोडिया फॉर्म करेगा तो जैसे ही ये फूड इसके अंदर आ गया, ये अंदर आ गया, अंदर आने के बाद में इस फूड पार्टिकल के चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी जिसे कहा जाता है फूड वैक्यूल, और उसको क्या करेगी, डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है, जिसे कहा जाता है फेगोसाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस या एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, मतलब सेल ईटिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, व्हाट इज ऑस्मोसिस। बहुत अच्छे से मैंने आपको ऑस्मोसिस प्रोसेस और डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में बताया था, फटाफट से आंसर देखिए। Osmosis is the process in which water molecules move from region of higher concentration to a region of low concentration through a semi permeable membrane। देखो यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ओके। जब तक दोनों तरफ की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाएगी तब तक क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का आवागमन चलता रहेगा। देखिए फटाफट से, क्लियर है। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि बेटा आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे अपना होमवर्क सबमिट करना है, ओके। थैंक यू, बाय।